आज हम कक्षा 12वीं का बीए का 8वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज 5वां लेक्चर है। हम पढ़ेंगे आदर्श पूंजी के ढांचे के लक्षण। पहला पॉइंट सरलता। कम से कम प्रकार की जामीनगिरियां निर्मित की जाए तो प्रबंध की दृष्टि से पूंजी ढांचा सरल होता है। मतलब कम से कम कुछ चीज़ों को गिरवी रखा जाए हमारे पास, तो पूंजी हमारे कंपनी में बनी रहती है। लाभदायकता। कंपनी का लाभ अधिकतम रहे, इसलिए पूंजी के ढांचा का योजना, मतलब अधिक से अधिक लाभ मिल सके, ऐसे हमारे पूंजी हमारे अंदर कंपनी के अंदर रहनी चाहिए। प्राप्त वित्त। पूंजी ढांचे के विविध प्राप्ति स्थानों का संयोजन इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे प्राप्त वित्त, मतलब कि जहाँ से पैसा आने वाला है वहाँ से प्राप्ति स्थानों को सही तरह से रखना चाहिए कि जिससे हमको पैसा मिल सके और लेन देन हो सके। परिवर्तनशीलता। कंपनी ढांचा परिवर्तनशील होना चाहिए, जिससे परिवर्तन परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, मतलब कि कंपनी में जैसी परिस्थिति हो वैसा परिवर्तन करना चाहिए। मितव्ययता। पूंजी में विविध प्राप्ति स्थानों का संयोजन इस प्रकार होना चाहिए जिससे पूंजी की लागत अल्प रहे, मतलब कम से कम पूंजी खर्च हो सके। संतुलन। मालिक की पूंजी और उधार की पूंजी के बीच उचित संतुलन बनाए रखना। मतलब क्या होता है, उधार पूंजी जो है उसके बीच में हमको क्या संतुलन बनाए रखना चाहिए। ठीक है। तरलता। दायित्व या देना का भुगतान समय पर हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था पूंजी ढांचे में होना आवश्यक है। मतलब कि दायित्व का जो है वो देना रहे, ओके, तो उस प्रकार से क्या पूंजी ढांचे का व्यवस्था करनी चाहिए कि एक किसी व्यक्ति को हम भुगतान करते देते हैं तो उसकी व्यवस्था पहले से होनी चाहिए। आकर्षण। विविध विनियोगकर्ताओं को विनियोग करने के लिए आकर्षण कर सके, ऐसा होना चाहिए। मतलब जो पैसा लगा रहा है कोई कंपनी में अगर, तो उस व्यक्ति को लगाने की इच्छा हो सके, ऐसे हमको क्या होना पहले से होना चाहिए। आगे देखें तो दृढ़ता, सुदृढ़ता के बारे में पढ़े तो उधार पूंजी की मात्रा इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि जिससे ब्याज का बोझ सहन ना हो सके। दिवालिया होने का मतलब कोई उधार पे लिया गया तो उसकी उधार की पूंजी इतनी ज़्यादा ना हो कि कोई व्यक्ति मतलब कर ही ना सके, उसको ले ही ना सके और वो ब्याज के बोझ से दब जाए। अब देखते हैं तो पूंजी के प्रकार में मुख्य रूप से 4 प्रकार की पूंजियाँ होती है। एक तो इक्विटी अंश पूंजी, एक इक्विटी अंश और प्रेफरेंस अंश पूंजी, दूसरे इक्विटी अंश डिवेंचर पूंजी और तीसरे इक्विटी अंश प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर, ये तीनों एक साथ होती है। पूंजी ढांचे का प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में देखें तो पूंजी ढांचे को प्रभावित कौन कौन से तत्व करते हैं। तो पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले तत्व में पहले मुख्यतः 2 हैं, जिसमें आंतरिक तत्व, बाह्य तत्व, अंदर के अंदर और बाहर के तत्वों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो इसको हम डिटेल में इधर देखते हैं कि किस प्रकार से दिया गया है। तो पहले है दिया है कि वो आंतरिक तत्व। तो आंतरिक तत्व में व्यवसाय के प्रकार। ठीक है, उत्पादन करने वाले विशाल औद्योगिक इकाइयों की स्थायी पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है, जबकि व्यापारी इकाइयों के स्थायी की पूंजी की आवश्यकता कम होती है। तो सेवा देने वाली इकाइयों में सेवा के प्रकार आधार स्थायी पूंजी की विनियोग तय किया जाता है। मतलब जैसी कंपनी होगी वैसा ही पैसे की जरूरत पड़ती है। छोटी कंपनी को छोटे, बड़ी कंपनी हो तो बड़ी, जिस प्रकार का उत्पादन होगा वैसे पैसे लगते हैं। दूसरा, व्यवसाय का कद। बड़े कद वाली इकाई की प्रवृत्ति विशाल पैमाने पर होने से स्थायी पूंजी की आवश्यकता का प्रमाण विशाल होता है। लघु मतलब इसमें कहना क्या चाहता है तो उसी की तरह किसी कंपनी की इकाई, मतलब कंपनी बड़ी है तो उसमें पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा लगेगी, अगर किसी की इकाई में कम है तो उसकी पूंजी की आवश्यकता कम लगती है। व्यवसाय इकाई का आय का अनुमान। व्यवसाय इकाई में आय अस्थिर हो सकती है। कंपनी की भविष्य में अंदाजित आय स्थिर और अच्छी मात्रा में हो तो कंपनी उधार पूंजी पर आधार रख सकती है। मतलब क्या होता है कि कभी कभार कंपनी स्थिर चाहे अस्थिर हो तो उधार पूंजी भी ले सकती है, चाहे दे सकती है। आगे, संपत्ति और स्वरूप का आवश्यकता। तो विशाल पैमाने पर संपत्ति का व्यवसाय में अधिक आवश्यकता हो तब पूंजी की इक्विटी अंशों की मात्रा अधिक होती है। तो स्थायी संपत्ति का विनियोग अधिक होने के कारण संपत्ति खरीदने का भाड़ा पट्टे से ले
का विचार होता है। मतलब जब और संपत्ति खरीदने की आवश्यकता हो तो उसको उधार पर खरीदा जाता है, चाहे भाड़े पट्टे पर खरीदा जाता है। संचालकों की मनोवृत्ति, यदि कंपनी के संचालक कंपनी के अपने संचालक के नियंत्रण बनाए रखना चाहते हो तो अधिक मात्रा में इक्विटी अंश के न निर्गमित करके प्रेफरेंस और डिबेंचर अधिक आधार रखना चाहिए। मतलब कंपनी के अंदर पूंजी रखना है तो इक्विटी अंश और प्रेफरेंस शेयर से लाना चाहिए, बाकी प्रेफरेंस शेयर को निर्गमित नहीं करना चाहिए। प्रेफरेंस और इक्विटी अंश के द्वारा ही ले लेना चाहिए। ठीक है। वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में बात करें तो इसमें जैसी कंपनी है ऐसा भविष्य में योजनाओं को ध्यान में रख के, विकास को ध्यान में रखकर, ठीक है, और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ठीक है। पूंजी की आवश्यकता का समय जैसे समय आता है वैसे वैसे समय पे क्या पूंजी की आवश्यकता वैसी वैसी लगने लगती है। तो वैसे ही प्रेफरेंस से इक्विटी अंश के द्वारा क्या पूंजी को पूर्ण किया जाता है। आज के लिए इतना, कल हम बृहत तत्वों के बारे में पढ़ेंगे।